आर्यन के पोर्टल क्रॉस करते ही उसके पैरों के नीचे की जमीन एक अनंत काले अबिस खाई में बादल गई, जहां ग्रेविटी का कोई नियम काम नहीं कर रहा था। वो अस मैट्रिक्स के अंदर हवा में तैर रहा था। उसके चारों तरफ काले और लाल रंग के डेटा स्ट्रीम्स बिजली की तरह दौड़ रहे थे। ये रावण की डार्क लंका थी, एक ऐसी जगह जो किसी मिट्टी या पठार से नहीं बल्कि प्योर करप्टेड क्वांटम डेटा और अहंकार से बनी थी। सामने जो विशाल फ्लोटिंग सर्वर टावर था, उसके टॉप पार एक होलोग्राफिक प्रोजेक्शन चमकी और धीरे धीरे एक विशालकाय आकृति में तब्दील हो गई। ये साइबर दशानन था। उसके 10 सर हेड्स आम सर नहीं थे, वो 10 अलग अलग सुपर एडवांस्ड क्वांटम प्रोसेसर्स जो एक ही वक्त पार पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की ट्रिलियन कैलकुलेशंस कर रहे थे। उसकी 20 मेटालिक भुजाओं में अलग अलग आधुनिक वेपन्स और डार्क मैटर ओर्ब्स ग्लो कर रहे थे। दशानन के 10 मुखों से एक साथ आवाज आई, जो इतनी भयानक और ओवरलैपिंग थी कि आर्यन के सूट के ऑडियो सेंसर्स वार्निंग देने लगे। स्वागत है कलयुग के कीड़े, मेरी अनंत माया में। तूने मेरे कबंध फायर वॉल को तोड़ दिया, पर तू ये नहीं जानता कि यहाँ टाइम और स्पेस दोनों मेरे इशारे पर चलते हैं। मेरा 10वां सर उस कालकेया वायरस से जुड़ चुका है, जिसे तेरा कलयुग पैदा करके लाया था। अब मैं सिर्फ लंकेश्वर नहीं हूँ, मेन इस प्योर मैट्रिक्स का एडमिन हूँ। रावण की आवाज से पूरा डार्क स्पेस वाइब्रेट करने लगा। आर्यन ने अपना गॉन्टलेट आगे किया और नेओआस्त्रा को मैक्सिमम ओवरड्राइव पार सेट किया। तेरा मैट्रिक्स चाहे जितना बड़ा हो रावण, पर इसका सोर्स कोड चोरी का है और मैं यहाँ इस सिस्टम को फॉर्मेट करने आया हूँ। आर्यन हवा में आगे की तरफ शूट हुआ और उसने एक विशाल क्रेसेंट शेप्ड एनर्जी स्लैश रावण की तरफ फायर किया। पर जैसे ही वो अटैक रावण तक पहुंचा, दशानन ने सिर्फ मुस्कुराकर अपनी एक उंगली उठाई। अचानक स्पेस बेंड हो गया और आर्यन का अपना अटैक वापस घूमकर उसी के सूट पर आ लगा। आर्यन एक भयानक झटके के साथ पीछे फीका और उसकी एनर्जी शील्ड 30% पार ड्रॉप हो गई। रावण जोर जोर से हंसने लगा। माया, इस नए युग में आईएससी वर्चुअल रियलिटी कहते हैं ना, मियर इस मैट्रिक्स में तेरे फिजिकल अटैक्स का कोई वजूद नहीं है। यहाँ वही होता है जो मेरा एल्गोरिदम्स चाहता है। रावण की आंखों से एक लाल रोशनी निकली, जिसने आर्यन के माइंड को सीधे हैक करना शुरू कर दिया। आर्यन के दिमाग में अचानक कलयुग के वो सबसे डार्क विजन्स फ्लैश होने लगे। उसके बनकर की मौत, मासूम लोगों की चीखें और उसकी अपनी नाकामी का डर। रावण उसके न्यूरल नेटवर्क को करप्ट करके उसकी विल पावर को डिलीट कर रहा था। देख अपने फ्यूचर को आर्यन, इंसानियत बचाने लाया है ना तू, इंसान बचने लायक ही नहीं है। सरेंडर कर दे और मैं तेरे माइंड को एक नए पावरफुल इमोर्टल सर्वर में अपलोड कर दूंगा। राम यहाँ कभी नहीं आएंगे। आर्यन के HUD पर लाल रंग का काउंटडाउन लगातार घाट रहा था। मिथिला, वो पवित्र भूमि जहां सृष्टि की सबसे महान प्रेम कथा और धर्म युद्ध की शुरुआत होनी थी, अब एक टाइमलाइन कोलैप्स के एज पार खा दी थी। आर्यन ने बिना एक सेकंड गंवाए उस टट्टे ह्यू मैट्रिक्स के वॉइड से एक टेम्परल जंप टाइम लीप लिया। स्पेस और टाइम एक बार फिर उसके चारों तरफ मुड़ गए और अगले ही पाल उसके हैवी साइबरनेटिक बूट्स एक चमकती हुई संगमरमर मार्बल की जमीन पार लैंड हुई। उसने अपने सूट का एब्सोल्यूट स्टेल्थ मोड तुरंत एक्टिवेट किया, जिसे वो वहां मौजूद किसी भी आम इंसान या देवता को दिखाई नहीं दे सकता था। उसके सामने का दृश्य इतना विशाल और ग्रैंड था कि किसी भी कलयुगी इंसान की आंखें चौंधिया जाएं। ये राजा जनक का विशाल दरबार था, सीता स्वयंवर की सभा। चारों तरफ बेड बेड महाराज और योद्धा बैठे थे और सभा के बीचों बीच रखा था भगवान शिव का वो प्राचीन और विशाल धनुष पिनाका। आर्यन की निगाह दरबार में आगे बैठी दो तेजस्वी आकृतियों पर पड़ी।
महर्षि विश्वामित्र के साथ बैठे श्री राम और लक्ष्मण। श्री राम की आभा इतनी दिव्या और शांत थी कि आर्यन के सूट के सेंसर्स उन्हें एक इन्फिनिट पॉजिटिव लाइट सोर्स की तरह पढ़ रहे थे। लेकिन उस पवित्र शांति के पीछे एक भयानक डिजिटल खतरा छिपा था। आर्यन के हेलमेट की स्क्रीन पार पूरा दरबार एक 3D वायर फ्रेम में स्कैन हो रहा था। आम लोगों को सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, पर आर्यन देख सकता था कि पूरे दरबार के ऊपर एक हल्का सा लाल ग्लिच तैर रहा है। रियलिटी अपने अस्तित्व के लिए स्ट्रगल कर रही थी। आर्यन ने अपना फोकस शिवधनुष पर किया। HUD ने स्कैन कंप्लीट किया और जो डेटा सामने आया उसने आर्यन के होश उड़ा दिए। रावण ने फिजिकल धनुष को नहीं छुआ था क्योंकि वो उसके बस की बात नहीं थी, बल्कि उसने कालकेया के डार्क कोड का इस्तेमाल करके धनुष के ठीक नीच जमीन में एक क्वांटम ग्रेविटी लॉक लगा दिया था। इनविजिबल डार्क मैटर की विशाल चेन्स धनुष को सीधा धरती के कोर केंद्रीय भाग से बंध चुकी थीं। धनुष का मास अब प्रैक्टिकली इन्फिनिट हो चुका था। रावण की चाल क्लियर थी, जब श्री राम धनुष उठाने आएंगे तो इस डार्क टेक ग्रेविटी लॉक की वजह से धनुष अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिलेगा। स्वयंवर टूट जाएगा, सीता का विवाह राम से नहीं होगा और रामायण का पूरा अस्तित्व एक ही झटके में एरेज हो जाएगा। मुझे इस ग्रेविटी लॉक को तोड़ना होगा, आर्यन ने अपने आप से कहा। पर प्रॉब्लम ये थी कि वो दरबार के बीच में जाकर फिजिकली जमीन नहीं खोद सकता था और न ही वो श्री राम के उस दिव्याकर्म धनुष तोड़ने में सीधे दखलंदाजी कर सकता था। टाइमलाइन का नियम था कि राम को धनुष खुद तोड़ना था। आर्यन को जो करना था वो कम्प्लीटली इनविजिबल रहकर करना था। उसने दरबार के एक किनारे से अपनी नेओआस्त्रा को एक माइक्रोप्लाज्मा ड्रिल में कन्वर्ट किया और साइलेंट मोड में जमीन के अंदर एक छोटा सा होल बनाकर अंडरग्राउंड डाइव लगा दी। जमीन के अंदर घुसते हाई यूज वो डार्क मैटर की मोती चेन्स दिखाई दिन जो ऊपर धनुष को धरती के कोर से बंधे हुए थे। आर्यन अन चेन्स के सहारे तेजी से नीचे की तरफ उड़ने लगा। वहां नीचे धरती की गर्मी के बीच एक विशाल ग्लोइंग रेड सर्वर नोड था जो अस ग्रेविटी लॉक को पावर दे रहा था। लेकिन रावण इतना बेवकूफ नहीं था कि अपने मास्टर प्लान को बिना सिक्योरिटी के छोड़ दे। जैसे ही आर्यन अस नोड के पास पहुंचा, वहां का लिक्विड मैग्मा लावा अचानक जमने लगा और उसमें से एक नया साइबर असुर बाहर निकला। ये असुर पिछले असुरों जैसा बड़ा या भारी नहीं था। ये लिक्विड मेटल नैनोबॉट्स का बना एक स्टेल्थ असैसिन डीमन था जिसका कोई निश्चित आकार नहीं था। उसके हाथ अचानक रेजर शार्प ब्लेड्स में बदल गए। ऊपर दरबार में महर्षि विश्वामित्र ने श्री राम को इशारा कर दिया था। श्री राम धीरे धीरे अपनी जगह से उड़ रहे थे। आर्यन के स्क्रीन पर वार्निंग आई, राम अप्रोचिंग द बो। टाइम टू रियलिटी कोलैप्स 45 सेकंड्स। नीश अस लिक्विड मेटल असुर ने रोशनी की स्पीड से आर्यन पर अटैक किया। आर्यन ने अपनी प्लाज्मा ब्लेड से उसके अटैक को ब्लॉक किया, पर असुर का लिक्विड हाथ ब्लेड के आर पार फ्लो होकर दोबारा सॉलिड हो गया और उसने आर्यन के चेस्ट आर्मोर पर एक भयानक डीप कट लगा दिया। आर्यन दर्द से पीछे हटा। वो इस लिक्विड डीमन को फिजिकल डैमेज से नहीं हरा सकता था। ऊपर श्री राम धनुष के बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे। पूरा दरबार शांति से देख रहा था। आर्यन के पास अब सिर्फ एक आखिरी रास्ता बचा था, एक ही EMP ओवरलोड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स। अगर उसने अपने सूट का कोर ओवरलोड करके EMP ब्लास्ट किया तो वो लिक्विड नैनोबॉट डीमन और ग्रेविटी नोड दोनों एक साथ डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। और इस ब्लास्ट से आर्यन का अपना सूट भी हमेशा के लिए डेड हो जाएगा और वो जमीन के अंदर जिंदा दफन हो सकता है। आर्यन ने ऊपर की तरफ देखा, जहां रियलिटी का सबसे बड़ा मोमेंट होने वाला था। रामायण को हर हाल में शुरू होना होगा, आर्यन ने दृढ़ निश्चय के साथ कहा।
उसने माता शबरी के दिए हुए भक्ति सीड की पावर को सीधा अपने चेस्ट रिएक्टर में ओवरराइड कर दिया और सेल्फ डिस्ट्रक्ट EMP का बटन दबा दिया। सेल्फ डिस्ट्रक्ट EMP का बटन दबते हाई आर्यन के साइबरनेटिक सूट से एक ऐसी ब्लाइंडिंग प्योर व्हाइट और सुनहरी रोशनी फूटी जिसने धरती के उस अंधेरे कोर को किसी नए सूर्य के जन्म जैसा रोशन कर दिया। माता शबरी के उस भक्ति सीड ने EMP के डिस्ट्रक्टिव नेचर को एक दिव्या और पवित्र कॉस्मिक वेव में बदल दिया था। वो लिक्विड मेटल असुर जो आर्यन को मारने वाला था, उस पवित्र रोशनी के टच में आते ही बिना कोई आवाज किए भाप वेपर बनकर हमेशा के लिए मिट गया। अस शॉकवेव ने सीधे अस रेड ग्लोइंग ग्रेविटी नोड और उन अनंत डार्क मैटर की जंजीरों पार हिट किया। जंजीरें जो शिवधनुष को धरती के सेंटर से बांधे हुए थे, वो कांच की तरह चटकने लगी और आखिरकारी एक भयानक डिजिटल और कॉस्मिक आवाज के साथ पूरी तरह शैटर हो गई। ठीक उसी माइक्रोसेकंड में ऊपर दरबार में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने अपने दिव्या हाथों से पिनाका शिवधनुष को छुआ। रावण की अस डार्क टेक्नोलॉजी का सारा वजन और अस मैट्रिक्स का पूरा अहंकार अब मिट्टी हो चुका था। श्री राम ने बिना किसी प्रयास के, जैसे किसी फूल को उठाया जाता है, उस विशाल धनुष को हवा में उठा लिया। पूरा दरबार जो एक पाल पहले सैनेट में था, अब हैरानी और परम आनंद से झूम उठा। आर्यन जो जमीन के हजारों फुट नीच अपने डेड हो चुके सूट के अंदर दबा हुआ था, उसके कानों में ऊपर से एक ऐसी आवाज आई जिसने पूरे ब्रह्मांड की दिशा बदल दी। शिवधनुष के टूटने की आवाज, एक ऐसी क्रैक जिसने करप्ट हो रही टाइमलाइन को एक ही झटके में वापस अपनी ओरिजिनल पवित्र स्टेट में नैप कर दिया। सीता स्वयंवर सफल हो गया था और रामायण का असली इतिहास सुरक्षित हो गया था। लेकिन आर्यन के पास अब वापस आने का कोई रास्ता नहीं था। उसका सूट कंप्लीटली ऑफलाइन हो चुका था, सारे सिस्टम्स डेड द और धरती का लावा वापस अस नोड की जगह को भरने लगा था। एक कलयुगी योद्धा ने सत्या और त्रेता युग को बचाने के लिए अपनी आखिरी सांस कुर्बान कर दी थी। पर तभी उस अंधेरे और मौत के बीच आर्यन के सीने में बचा हुआ वो भक्ति सीड फिर से धड़कने लगा। एक सुनहरी रोशनी ने उसके मृत डेड सूट को चारों तरफ से घेर लिया। महर्षि अगस्त्य और माता शबरी का आशीर्वाद अब अपना असली चमत्कार दिखा रहा था। जमीन के अंदर लावा के पहुंचने से ठीक 1 सेकंड पहले वो रोशनी आर्यन को लेकर स्पेस और टाइम के उस अनंत फैब्रिक में फेड हो गई। रियलिटी ने उसके वजूद को अस टाइम पीरियड से डिलीट करके सीधा एक नए और सबसे भयानक युग की तरफ शूट कर दिया था। जब आर्यन को होश आया तो वो मिट्टी और बर्फ से ढके एक विशाल मैदान में गिरा। सूट के बैकअप इमरजेंसी सिस्टम्स धीरे धीरे रिबूट हुए। आसपास किसी जंगला सरोवर की शांति नहीं थी, बल्कि हवा में करोड़ों तलवारों के टकराने की आवाज, रथों की भयानक गरज और रोए खड़े कर डीन वाला शंखनाद गूंज रहा था। आर्यन ने अपना टूटा हुआ हेलमेट हत्या और सामने देखा।